दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो सारे के सारे हेल्थ टेस्ट में बिल्कुल हेल्दी ही साबित हो। जो लोग हर साल एक बार हेल्थ चेकअप कराते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा दवाइयां खाते हैं, वो ज्यादा बीमार रहते हैं। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो किसी भी बीमारी को ठीक करे। जब से बाईपास सर्जरी का आविष्कार हुआ है, जब से एंजियोप्लास्टी का आविष्कार हुआ है, तब से लेकर अभी तक के सारे मेडिकल लिटरेचर अगर ढूंढ लेंगे तो कहीं भी ऐसा कोई ट्रायल नहीं दिखेगा जहां पे ये सिद्ध हुआ हो कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी से पेशेंट को कोई फायदा होता हो। डॉक्टर बिस्मुत राय चौधरी की डीएपी डाइट और डॉक्टर खादर वली के मिलेट्स, और इसमें थोड़ा बहुत हमने जो जो यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स डाला है या उसकी थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया के हिसाब से उसको ओरिएंट किया है, तो ये पूरे का पूरा करके हमने एक प्रोटोकॉल जो डेवलप किया है, वो बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स हैं उसके। प्रोटीन्स आर सच ए फूड जिनको बाहर निकालना, जिनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। और प्रोटीन सिर्फ उतने ही खाने होते हैं जो बैलेंस्ड हो, जितना हमकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। एनिमल फूड से जितने भी प्रोटीन्स आते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो एक बात, और दूसरी बात डाइजेस्ट करने मुश्किल होते हैं, और तीसरी बार वो एसिडिक होते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी और ऑनलाइन जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी श्रोताओं को। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर विश्वरूप, आजकल हाई बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हाई बीपी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसके होने की क्या वजह होती है और क्या इसके साथ कोई और बीमारियां भी होती हैं? बीपी की बात करें तो दैट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफ का स्टाइल बदल दिया लोगों ने, अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, रिफाइंड फूड खाते हैं और खास तौर पे ज्यादातर फूड में किसी न किसी प्रकार से नमक की क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा एक्सेस में होता है। ये सारी चीजें, ये सारे कॉकटेल, ऊपर से स्ट्रेस, किसी न किसी वजह से ये सारा मिला जुला के, लेस स्लीप या नींद ठीक टाइम पे ना लेना, ये सारा मिला जुला के देन द इफेक्ट इज हाई ब्लड प्रेशर। क्या इससे और भी बीमारियां होती हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में बीमारी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर इज एन इंडिकेशन समथिंग एल्स इज रॉन्ग। वो एक इंडिकेशन दे रहा है। आप ये मानिए कि आपका जो ब्लड वेसल है वो एक पाइप की तरह है, राइट? अब एक पाइप है, मान लो एक पाइप है, उस पाइप में अगर आप पानी डालते हैं तो बड़ी स्पीड से, मतलब टैप है, टैप में पाइप फिट कर दिया और पाइप को जैसे अगर हमने पिंच कर लिया तो पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। जितना कम डायमीटर करेंगे उतना पानी का फ्लो, पानी का प्रेशर बढ़ेगा, वाटर प्रेशर। ठीक उसी तरह से जो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी डायमीटर कम हो जाती है, डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल में देयर मे बी सम ब्लॉकेजेस। तो ब्लड प्रेशर इज एन इंडिकेटर कि आपके हार्ट में या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। जब ब्लॉकेजेस आएंगे तो ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर आउटकम है, एक सिम्टोमेटिक इंडिकेशन है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है। अक्सर देखा गया है कि बहुत कम उम्र में आजकल लोगों को हार्ट अटैक आने लग गया है। लगभग 25-30 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप यूं मानिए, मैं अपने एग्जांपल देता हूं एक। जब मैं चंडीगढ़ में था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने एक मोटर बाइक खरीदा, राजदूत। और 6 महीने बाद मैं ले गया दुकान में पहली सर्विसिंग के लिए। उसने मुझे बोला, यार गाड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है। मैंने बोला, ये तो नई गाड़ी है, अभी तो 6 महीने पहले ली थी। तो कहा, आपने 6 महीने में यह हाल कर दिया इसका? बोलने का मतलब यह है कि जब आप बोल रहे हैं कि इसका एज 25 साल है, तो 25 साल कैलेंडर वाइज, क्रोनोलॉजिकली उसका एज हो सकता है, लेकिन उस 25 साल में उसने अपनी बॉडी को इस तरह से सताया, इस तरह से यूज किया कि बॉडी एक्चुअली वो 60 साल का हो चुका है। तो बायोलॉजिकल एज या सेल्स के एज या बॉडी का जितना सारा डिटोरेशन हो गया है, दैट कैन बी 60 ईयर्स, वेर एज उसका जो कैलेंडर एज है दैट कैन बी 25 ईयर्स। सो इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस। आपने देखा भी होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने गाड़ियों को बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं,
7-8 साल बाद भी बिल्कुल चमकता है, बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। वो ज्यादा समय लगाते हैं उसको ठीक ठाक रखने में। तो कहने को तो बोल सकते हैं ये तो 10 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन देखने में नहीं लगता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस। तो 25 साल की उम्र में उसने इस बेकार ढंग से मेंटेन किया अपने बॉडी को कि बॉडी की फंक्शनिंग 50 साल की हो गई। आज से कुछ समय पहले 50 साल के लोगों को जो बीमारियां होती थी वही अब 25 साल के लोगों में होने लगी है। तो दैट इज द मेन कॉज। कई बार ऐसा होता है कि रात को इंसान बिल्कुल ठीक से सोता है और सुबह उठता है तो उसको कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है, और जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाता है तो पता चलता है कि उसे उसका हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं। हार्ट अटैक क्यों होते हैं? देखिए, इसका नींद से डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब सो के उठा तभी बीमारी का पता चला, ऐसा नहीं होगा। सर, पहले से कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, अच्छा सा तंदुरुस्त इंसान होता है और अगली सुबह वो उठता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोल देता है हार्ट में ब्लॉकेज है। जो एक दिन पहले अच्छे से चल फिर रहा है उसको अगले दिन ही हार्ट की प्रॉब्लम एकदम से अचानक से कैसे हो सकती है? डॉक्टर के पास जाएंगे, आप जाइए मत, तो चांसेस कम है। डॉक्टर तो किसी भी हेल्दी इंसान को कोई ना कोई बीमारी दिखाई देगा। आप किसी भी हेल्दी से हेल्दी इंसान को ले जाइए, उसको सारे टेस्ट कराइए, जितने सारे पॉसिबल टेस्ट है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो सारे के सारे हेल्थ टेस्ट में बिल्कुल हेल्दी ही साबित हो। वो सारे टेस्ट बनाए इस तरह से गए हैं कि आप उनके जाल में फंस ही जाएंगे। चाहे अंदर से आप कितना हेल्दी फील कर रहे हो, वो टेस्ट इस तरह से बनाए ना, किसी न किसी खाने में आप फिट हो जाएंगे एज ए डिजीज पर्सन। तो मैं तो हमेशा से बोलता हूं, द बिगेस्ट डिजीज इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सबसे बड़ी बीमारी है। आप अभी देख तो रहे हैं कि जितना ज्यादा टेस्टिंग होती है उतने ज्यादा केसेस दिखाई देते हैं, जबकि वो सब हेल्दी हैं। तो वही बात वहां पे है, जितना आप डायग्नोसिस ज्यादा करेंगे, जो लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं, ये एक स्टडी में हुआ था, बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, जो लोग हर साल एक बार हेल्थ चेकअप कराते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा दवाइयां खाते हैं, वो ज्यादा बीमार रहते हैं, वो जल्दी मरते हैं इन कंपैरिजन टू जो कभी भी हेल्थ चेकअप नहीं कराते। ये कॉकरेन रिपोर्ट है 2016 की, कॉकरेन कोलैबोरेशन की रिपोर्ट, आप सर्च कर सकते हैं कि जिन लोगों ने सालाना एनुअल हेल्थ चेकअप कराया वो ज्यादा दवाइयां लेंगे, वो ज्यादा इंटरवेंशन करेंगे, वो ज्यादा बीमार रहते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी है डायग्नोसिस। तो जिन लोगों की आदत है रह रह के डॉक्टर के पास जाने की, तो वो जब डॉक्टर से वापस आएंगे तो कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई बीमारी साथ में लेके ही आएंगे। एटलीस्ट बीमारी का नाम तो लेके ही आएंगे, चाहे वो रियल डिजीज उनके बॉडी में हो या ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीमारी है भी तो दवाई लेने से वो बीमारी अपनी जगह पे तो रहेगी ही, साथ में वो दवाई की वजह से 2 बीमारियां और बढ़ जाएंगी। साफ सी एक बात मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो किसी भी बीमारी को ठीक करे। ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर ठीक करती है क्या? ब्लड प्रेशर की गोलियां बढ़ती जाती है ना। ब्लड शुगर की दवा क्या ब्लड शुगर को ठीक कर देती है? नहीं, उल्टा ब्लड शुगर की गोलियां बढ़ती जाती है और साथ में और भी गोलियां बढ़ती जाती किसी और बीमारियों की भी। तो जो बीमारी है वो दवा के रूप में आप घर लेके आए हैं और उसको खाने से अगर आप हेल्दी थे भी तो हेल्दी रह नहीं सकते। तो ये पूरा साइंस है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में एक शायद इसमें फैक्टर ऐड करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, सारी 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 बातें। ये एक फैक्टर है जो मॉडर्न लाइफ में शायद नया आया है, वो है केमिकल का। जो जो एक हड़ है, पूरी का पूरा फ्लडिंग हुई है पिछले 40-50 सालों में केमिकल्स की, वो पहले नहीं थी शायद पहले नहीं थी वो। जैसे एग्रो केमिकल्स हैं कि खेती में केमिकल्स जो आ रहे हैं फर्टिलाइज़र की शक्ल में, पेस्टिसाइड्स की शक्ल में, हर्बिसाइड्स की शक्ल में, ये जो राउंड अप का फिनोमेना आ रहा है, एक तो ये है। एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री रेकलेसली लगाई गई है बिना मतलब के, बिना किसी रेगुलेशन के, उसने पूरे का पूरा एनवायरनमेंट जो है फ्लड कर दिया है केमिकल से। पूरे का पूरा पानी और हवा और पूरे का पूरा जो सॉइल है और फूड चेन है और फूड प्रोसेसिंग ने, और फार्मा इंडस्ट्री आपने बोल ही दिया। तो ये मुझे लगता है 3-4 इंडस्ट्री जो आई हैं जो बिल्कुल ही जिनके आने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। एग्रो केमिकल्स की इंडस्ट्री, फिर फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री और साथ में ये फार्मा इंडस्ट्री।
तो ये एक नया फिनोमेना है जिसने केमिकल्स से पूरे की पूरे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को फ्लडिंग की है जिसके। एक तो ये बात मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा आई है जो मुझे लगता है कि हमको थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो नया फिनोमेना आया लाइफ में मारा मारी का, पहले नहीं था। पहले लाइफ ट्रेडिशन बेस्ड थी, जो प्रोफेशंस थे फैमिली प्रोफेशंस थे, तो ना तो किसी को चिंता थी प्रोफेशन की कि मैं एम्प्लॉयमेंट कहाँ लूँगा। उसको पता होता था कि किसान के बेटे ने किसान ही बनना है, लोहार के बेटे ने लोहार बनना है, तरखान के बेटे ने तरखान बनना है। तो ये पूरे का पूरा उसको चिंता नहीं होती थी। अभी बचपन से ही जो हमने एक मारामारी शुरू कर दी कि चलो बेटा सबसे आगे फर्स्ट आना है, आपको सेकंड आना है, तो नहीं तो आपको कहीं ना कहीं आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं। तो ये पूरे का पूरा जो बचपन से ही हम लोग मारामारी का एक कल्चर क्रिएट कर दिया हमने। वो मारामारी मुझे लगता है नर्सरी से शुरू हो जाती है, नर्सरी क्लास से, और मरते दम तक रहती है। ये मारामारी ने भी बहुत स्ट्रेस क्रिएट किया है कहीं ना कहीं इसमें। और साथ में जो बाकी सोशल स्ट्रेसेस हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया उन लोगों ने, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज डिजीज़ हैं अभी वो यंग एज होने लगी हैं, यंग एज में होने लगी हैं। जैसे जो 70 साल में बीमारी होनी चाहिए थी वो 40 साल में, 30 साल में, 25 साल में होने लगी हैं। मुझे लगता है ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉडर्न लाइफ में ऐड किए हैं, जिसको हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक होने की, तो सर ये हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब ये है, हार्ट पहले तो समझना होगा व्हाट इज हार्ट अटैक, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ये क्यों होता है, कैसे होता है, किनको होता है, किनको नहीं होता है। हार्ट अटैक जब भी कोई बोलता है उसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, आप जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में जितने भी सारे मसल्स हैं उनमें से सिर्फ हार्ट ही एक ऐसा मसल है जो लगातार काम करता है। दिल की धड़कन कभी रुकती नहीं है। जब से आप पैदा हुए हैं उसने 1 मिनट के लिए भी रेस्ट या 1 सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं लिया है। पैरों के मसल, हाथ के मसल, बॉडी के हर मसल को रेस्ट मिलता है जब आप सोते हैं, जब आप थोड़ा आराम करते हैं। हार्ट का मसल तो लगातार ही चलता है, तो और चलता रहेगा। जिस दिन वो रुकेगा दैट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो इसका मतलब ये कि हार्ट के मसल को लगातार सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट का, लगातार बिना रुके सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का, जो कि बाकी सारे बॉडी के मसल्स को अगर सप्लाई लगातार नहीं भी मिलता है तब भी वो जिंदा रहेंगे। लेकिन हार्ट मसल कैन नॉट अफोर्ड राइट टू गेट अ गैप बिटवीन द सप्लाई। गैप हुआ तो 20 मिनट के अंदर इंसान खत्म हो सकता है। यानी कि हार्ट के जो मसल्स हैं या हार्ट के जो सेल्स हैं उनमें अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो 20 मिनट के अंदर वो दम तोड़ देंगे। और हार्ट के मसल अगर मर जाते हैं तो हार्ट उस पार्ट पंप होना बंद हो जाएगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, एंड दैट इज कॉजिंग द डेथ, राइट। कार्डियक अरेस्ट बोलें, डेथ बोलें, जो भी आप नाम देना चाहें इसको। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि बॉडी के हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। कितना ब्रीफ पीरियड? करीब 20 मिनट। तो उसके बाद वो सेल परमानेंटली मर जाता है। बाकी सेल्स को भी अगर 20 मिनट नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगा। लेकिन उसके मरने से पैरों के कुछ सेल्स या किडनी के कुछ सेल्स मर भी जाएंगे तो इंसान नहीं मरेगा, क्योंकि वो सेल्स लगातार 24 घंटे काम करना जरूरी नहीं है। लेकिन हार्ट के सेल्स को लगातार काम करना है, क्योंकि हार्ट तो लगातार बीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आया कि ऑक्सीजन का सप्लाई का रुकना कॉजेस हार्ट अटैक। तो ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे रुकेगा, ये हमारे जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा उसी का जवाब है। वहीं पे जवाब था कि ब्लॉकेजेस। जब ब्लॉकेजेस आते हैं तो पहला इंडिकेशन है या वन ऑफ द इंडिकेशन है हाइपरटेंशन, जो आपने बोला, और दूसरा इंडिकेशन है कि चेस्ट पेन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रुक रहा है, वो सेल्स का दम घुट रहा है। और वो दम घुट रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको एक्यूट पेन होगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा। पेन के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो अब आता है कि वो ब्लॉकेजेस हुए क्यों। ब्लॉकेजेस आर कॉजिंग ऑक्सीजन का सप्लाई रोकना, उससे हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन ब्लॉकेजेस हुए क्यों? अब आ जाता है जो अभी आंसर आपने सुना प्रीवियसली, जो अभी का जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, या जो सर ने बताया जिस तरह के केमिकल्स आ गए बाजार में, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इंडस्ट्री के फॉर्म में, चाहे पोल्यूशन के फॉर्म में, चाहे फूड के फॉर्म में, ऑल दिस कंट्रीब्यूट्स टू कॉजिंग द ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? सिंपल तरीके से आप समझिए, जिस तरह से आप जब रोड पे रोज निकलते हैं तो रोड सफाई रात को कोई कर देता है, उस रोड की पूरी रात को सफाई चलती है तो रोज रोड सफाई दिखती है।
क्योंकि वो रात को सफाई की गई है। तो एक दिन भी अगर रात को सफाई नहीं होगी तो अगले दिन जब रोड पे निकलेंगे तो गंदा दिखेगा, सफाई कर्मचारी अगर छुट्टी पे चले जाएं तो। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी का जो सफाई कर्मचारी है ब्लड वेसल के अंदर, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो ब्लड वेसल का इनर परत है उसको साफ करती रहती है, क्लीन करती रहती है, ताकि ब्लॉकेज हटाती रहती है। लेकिन ब्लॉकेज तभी हटेगा जब नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का सफाई कर्मचारी साफ करता रहेगा। तो ब्लड वेसल नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तब ये हो पाता है। हम में से बहुत लोगों के बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, सफाई कर्मचारी कम होने लगते हैं। वो कब कम होने लगते हैं? अब आता है लाइफस्टाइल एंड डाइट। जिस तरह का खाना आजकल लोग खा रहे हैं उसमें वो सफाई कर्मचारी प्रोड्यूस करने की जो बॉडी की क्षमता है वो कम हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगा, सफाई कम होगा, तो ब्लॉकेज बढ़ता रहेगा। ब्लॉकेज बढ़ेगा तो एक बार ऐसे होगा कि पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपको चेस्ट पेन होगा एंड हार्ट के सेल मर जाएंगे। हार्ट के सेल मर जाएंगे तो आप भी मर जाएंगे। तो ये है पूरा एक चेन। डॉक्टर विश्वरूप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बाईपास सर्जरी या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं या स्टंट डालने की सलाह देते हैं, तो ये नौबत क्यों आती है? देखिए, ये नौबत तो तभी आती है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं तो ये नौबत नहीं आएगी। पहली बात वो इसलिए, अगर साफ शब्दों में बताऊं, कि जब बाईपास सर्जरी होगा, जब एंजियोप्लास्टी होगा, तो बहुत सारे पैसे आप डॉक्टर को देंगे। तो ये कारण है कि ये सारे सर्जरी और उसका इंटरवेंशन बताते हैं, जबकि असलियत ये है अभी तक की मेडिकल लिटरेचर में, जब से बाईपास सर्जरी का आविष्कार हुआ है, जब से एंजियोप्लास्टी का आविष्कार हुआ है, तब से लेकर अभी तक के सारे मेडिकल लिटरेचर अगर ढूंढ लेंगे तो कहीं भी ऐसा कोई ट्रायल नहीं दिखेगा जहां पे ये सिद्ध हुआ हो कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी से पेशेंट को कोई फायदा होता हो। मतलब ये कि दो पेशेंट है, दोनों को एक ही तरह के हार्ट कंडीशन है, एक ने सर्जरी कराई या एंजियोप्लास्टी कराया और दूसरे ने नहीं कराया। जिसने कराया उसकी लाइफ स्पैन और घट जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाती है इन कंपैरिजन टू जिसने कराया नहीं या करा नहीं पाया, पैसे नहीं थे, नहीं कराया। यही रिजल्ट देखा गया है ज्यादातर, या सारे के सारे जितने भी ट्रायल हुए हैं। तो ये ट्रायल से ये नतीजा निकलता है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की जरूरत इंसान को नहीं है, वो हार्ट पेशेंट का नुकसान करती है, फायदा कुछ करती नहीं है। ये क्लियर हो चुका है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। अब इसके बावजूद भी ये सर्जरी डॉक्टर इसलिए बताते हैं क्योंकि पेशेंट को असलियत पता नहीं इन सर्जरी की, और पेशेंट आपने देखा भी होगा जो सर्जरी करा लेते हैं तो जीवन भर वो बीमार ही रहते हैं, वो ज्यादा डिस्कम्फर्ट में रहते हैं। सर्जरी कराने से पहले जैसे थे उससे भी ज्यादा उनकी बदतर हालत होती जाती है। तो सर्जरी सिर्फ फायदेमंद है डॉक्टर्स के लिए जो लोग ये सलाह देते हैं। सर्जरी कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं है जो किसी को भी किसी भी कारण से लिया जाए। जितनी सारी चीजें मैंने बताया, ये सारे सबूत अगर आपको देखने हो तो मेरी किताब में देख सकते हैं, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com में फ्रीली अवेलेबल है। आप सारे एविडेंस देखें, और जो डॉक्टर आपको बोलता है आपको बाईपास सर्जरी कराना है, एंजियोप्लास्टी कराना है, उन डॉक्टर से आप पूछिए कि क्या एंजियोप्लास्टी और बाईपास कराने से मेरी जिंदगी लंबी होने के चांसेस हैं या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने के चांसेस हैं? ऐसा कोई सबूत है? तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा कोई सबूत नहीं है, इसका उल्टा सबूत जरूर है। तो आप कभी भी, जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी नहीं कराइए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को ये दोनों ये चीज करा के और बढ़ाना क्यों है? हार्ट माफिया पर आपने एक बुक लिखी है, तो उस बुक में आपने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं, वो खुलासे क्या हैं? जो अभी मैंने बताया वो भी उनमें से एक खुलासे है, और एक खुलासा ये है कि डायग्नोसिस, जैसे मैंने बताया, एंजियोग्राफी। डॉक्टर बोलते हैं कि पहले एंजियोग्राफी करके देख लो कितना ब्लॉकेज है। देखिए, अगर इस वक्त मैं अपना एंजियोग्राफी कराऊंगा जबकि मुझे कोई किसी तरह का कोई सिम्टम या डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे भी हार्ट में कई सारे ब्लॉकेज डॉक्टर दिखाई देगा एंजियोग्राफी के माध्यम से। एंजियोग्राफी से हर इंसान के बॉडी में थोड़े बहुत ब्लॉकेज दिखेंगे। जिस तरह का अभी का माहौल है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह का पोल्यूशन या फूड या जैसा भी बताया गया, तो उसकी वजह से हम चाहे कितना भी अच्छा लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें, सांसें तो वही ले रहे हैं जो पोल्यूटेड एयर है, वेजिटेबल एंड फ्रूट तो वही खा रहे हैं जो बाजार में मिल रहा है, राइट। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में, मेरे आपके सबके बॉडी में थोड़े बहुत ब्लॉकेज किसी भी टाइम होंगे ही होंगे। तो लेकिन क्योंकि आपने एंजियोग्राफी कराया, एंजियोग्राफी जो प्रोसेस है अपने आप में वो भी बड़ा जानलेवा है।
उसमें भी जो मोर्टेलिटी रेट है करीब 0.1% तो है ही, 0.1 से 0.2। 1000 लोग जाएंगे, एक आध लोग तो वापस ही नहीं आएंगे एंजियोग्राफी कराने का, वो तो ऊपर ही चले गए और चले जाएंगे। और जो लोग बच के निकल आएंगे तो वो अंदर चीरता हुआ जब जाता है वो तार, तो वो बॉडी में कई सारे डैमेजेस करता है। इसलिए आपने देखा भी होगा जो एंजियोग्राफी करा के लौटते हैं उसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी सी अनईजी हो जाती है और वो महसूस कर पाते हैं कि अब वो ताकत रही नहीं जो एंजियोग्राफी से पहले थी। तो मैंने ये खुलासा किया कि एंजियोग्राफी इज ए बिगनिंग आपको बीमार करने का, कि ये दिखा, नाम देखिए कितना सिंपल है, एंजियोग्राफी। बचपन में मैथमेटिक्स में हमने ग्राफ वगैरह टेबल वगैरह पढ़े थे तो दिमाग में आता है ग्राफी मतलब कोई सिंपल सा ग्राफ बनाने जैसा कुछ है, जबकि एंजियोग्राफी एक डेडली चीज है। तो उसके बाद डॉक्टर बोलेगा देखो जी आपका 60% ब्लॉकेज है, डरा देंगे और आप एंजियोप्लास्टी करा लो। और एंजियोप्लास्टी एक बार करा लिया तो कुछ दवाइयां ऐसी है बता देंगे कि जो जीवन भर खाना है, यानी कि आप पूरे जीवन भर के लिए वो दवाइयों के या डॉक्टर के गुलाम बन के रह गए। तो ये जो स्थिति है कैसे एक हेल्दी इंसान को बीमार बनाया जाए, बीमार को और बीमार बनाया जाए, ये पूरा जो साइंस है ये कैसे शुरू हुआ और ये सारा कुछ उसमें समझाया, पहली बात। दूसरी बात जो खुलासे किए जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप सब दर्शकों के लिए, कि आपके बॉडी में भगवान ने एक मैकेनिज्म दिया है जिसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास का मतलब कि आपका बॉडी खुद ही वो ब्लॉकेज को हटा सकता है या नया ब्लड वेसल बना सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना होता है आपको, आपको आपके सफाई कर्मचारी की प्रोडक्शन को बढ़ानी होगी, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहांस करनी होगी। और वो बड़ा ही सिंपल है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना है कि अपने पूरे डाइट का जो भी आप खाते हैं उसका 70% अगर आप रॉ खाएं, रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट, और बाकी 30% में ट्रेडिशनल खाना जो भी खाना चाहें खाए, माइनस एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड को माइनस कर दें, रिफाइंड पैक फूड को माइनस कर दें, धूप में बैठें और 7 बजे के बाद खाना अवॉइड करें। जो जो मैं चीज मैंने अभी बताया अगर ये कर लेंगे तो 1 महीने के अंदर, ज्यादातर केसेस में 1 महीने के अंदर आपका जो एंजाइना था वो वैनिश हो जाएगा, मतलब वो ब्लॉकेज चला गया है। आपके डिस्कम्फर्ट कम होने लगेंगे, मतलब कि वो जो अंदर जो जहां जहां रुकावटें थी वो खत्म हो चुका है। और 1 से 3 महीने में आप पूरी तरह से पहले जैसे हो जाते हैं, मतलब बॉडी ने नए ब्लड वेसल भी बना दिया, इसे बोलते हैं नेचुरल बाईपास। तो ये साइंस है, ये कोई मेरा आविष्कार या डिस्कवरी नहीं, ये पहले से ही है बॉडी में। ये मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताता है जो पेशेंट के पास, पेशेंट डॉक्टर के पास गया कि आप नेचुरल बाईपास हो जाएगा, आप खुद ही ठीक हो जाएंगे, सिर्फ अपने डाइट का 70% रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स कर लो। इतनी छोटी सी बात अगर वो बता दें तो पेशेंट दोबारा कभी पेशेंट बन के आएगा नहीं, वो हमेशा के लिए हेल्दी हो जाएगा, वो प्रॉब्लम भी चली जाएगी, नए प्रॉब्लम को भी वो प्रिवेंट करेगा। कई बार लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो क्या ये अलग से कोई बीमारी है या हार्ट अटैक से भी रिलेटेड कोई बीमारी है ये? देखिए, दिल की धड़कन का बड़ा तेज हो जाना या बड़ा स्लो हो जाना, हमारे बॉडी में आप देखिए एक टेम्परेचर है जहां जिस पे बॉडी मेंटेन होता है तो बॉडी ज्यादा हेल्दी फील करता है। ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे और एटमॉस्फेयर का तो भी आप कमजोर, तो भी आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, बहुत टेम्परेचर कम कर देंगे तो भी आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। हमारा ब्लड शुगर का रेंज, हमारा ब्लड प्रेशर का रेंज, हर चीज एक रेंज में ही हमें ज्यादा हेल्दी रखती है। हमारे बॉडी के वेट का रेंज, सिमिलरली हमारा जो पल्स रेट है, हमारा जो बीपी है, वो भी एक रेंज में रहे तो ही हमारा हार्ट, हमारी बॉडी ज्यादा अच्छा फंक्शन करती है। उससे धड़कनें तेज हो जाएं तो भी गड़बड़ है, उससे धड़कनें कम हो जाएं तो भी गड़बड़ है। तो जब वो रेंज से बाहर निकलता है, या तो बहुत कम हो गया, धड़कन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, पल्स रेट बहुत ही कम है, या बहुत ही हाई है, ये दोनों जो केसेस हैं, इन दोनों केसेस में ही इंसान को डिफिकल्टी होगी। आपका हार्ट एक पंपिंग मशीन है और वो पंपिंग मशीन जब एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही जब पंप करेगा तभी सारे ऑर्गन को एप्रोप्रिएट तरीके से सर्कुलेशन में सब कुछ मिलेगा और सारा कुछ बैलेंस में होगा। यूं मानिए जैसे एक ऑर्केस्ट्रा है जहां अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा तेजी से बजाएंगे, ज्यादा जोर से लाउडली बजाएंगे तो भी वो म्यूजिक नहीं रह जाएगा, नॉइज हो जाएगा। और अगर बहुत कम उसकी स्पीड करते हैं, बहुत कम सुनाई देने लगे, तब भी वो एक डिस्टर्बिंग हो जाएगा। म्यूजिक क्या होता है? जब उस सब चीजों में तालमेल हो, सारे के सारे ऑर्गन्स में, सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो आपका हार्ट भी आपके बॉडी के सारे ऑर्गन से तालमेल रखता है, लंग्स से, किडनी से इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन और स्टमक से वो तालमेल रहेगा तभी जब
हार्ट का बीट या पल्स रेट एक रेंज के अंदर हो। और वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए कोई टेस्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। वो आप अगर डिस्कम्फर्ट नहीं फील कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज ओके, और डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो थिंग्स आर नॉट नॉट ओके। तो यही है जहाँ से सारी बातें कंट्रोल होती हैं। योर हार्ट इज सेंट्रल पॉइंट। आप जरा सोचिए, इस वक्त आप बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, अचानक कोई आपके कान में आके बता दे कि वहां पे एक्सीडेंट हो गया, आपका दोस्त है वो एक्सीडेंट में पड़ा है। अब आपका दिल की धड़कन देखिए, एब्रप्ट हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो आप समझिए कि आपको कंट्रोल, आपका हार्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इवन आपके थॉट्स कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं वो कर रहे हैं, आपके आसपास के वातावरण कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ द हार्ट इज कंट्रोल्ड, एंड हार्ट के माध्यम से दैट इज हाउ योर हेल्थ इज कंट्रोल्ड। अभी आपने हार्ट पंपिंग की बात करी थी कि हार्ट पंप करता है, तो कई बार जब डॉक्टरों के पास में जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका हार्ट 10% वर्क कर रहा है या 15% वर्क कर रहा है, इस टाइप से बताते हैं। तो कितने परसेंट तक हार्ट का वर्क करना सही माना जाता है? देखिए, हार्ट तो किसी का भी 100% काम नहीं करता है, पहली बात। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादा किसी का हार्ट 70% जो होता है ना, जो परसेंटेज वाली बात कर रहे हैं, 70% ही काम करेगा। हार्ट अगर किसी का 100% काम करेगा तो मर ही जाएगा वो। राइट, तो पहली बात तो ये है कि किसी का अगर बोले कि भाई आपका हार्ट 60% काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। 50% काम कर रहा है तो भी अच्छा है। 35% काम कर रहा है तो भी काम चल जाएगा आपका, ऐसे मरेंगे नहीं। राइट, तो ये जो परसेंटेज वाली बात करते हैं वो हमारे स्कूल के परसेंटेज हमारी सुनने की आदत है। जो हमने स्कूल में ये सुना है कि जितना परसेंटेज ज्यादा हो उतना अच्छा है, कि जिसका 100% मार्क्स आए वो सबसे अच्छा। जबकि हार्ट के केस में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भी, एक रेंज होता है, उस रेंज के बीच में रहना चाहिए। राइट, बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, बहुत कम होगा तो भी दिक्कत है। 35% से ऊपर कुछ भी होगा तो वो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहली बात। दूसरा, परसेंटेज को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अपने आप में फ्लॉड है। आपके हार्ट का परसेंटेज कितना है वो मैटर नहीं करता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, दिन में 16-16 किलोमीटर चलते हैं और थकते भी नहीं है बिल्कुल भी। 4 घंटे सोते हैं, पूरी एनर्जेटिक है। लेकिन उनको डॉक्टर उनको बताता है आपका तो 35% हार्ट ही काम कर रहा है। और जैसे ही वो सुना और उनकी एकदम से दिल बैठ गया और वो उनकी आवाज बैठ गई, और कोई देखेगा तो कोई बोलेगा आप इतने बीमार कैसे हो गए? तो बीमार किसने किया? बीमार उस डॉक्टर ने किया, ये बोल के कि आपका हार्ट सिर्फ 35% काम करता है। जब तक उसको पता नहीं, उनको पता नहीं था कि 35% काम करता है, जब तक डॉक्टर ने नहीं बताया। 16 किलोमीटर रोज चलते थे, योगा करते थे, पूरा घर का काम करते थे, 4 घंटे ही सोते थे, 60 साल के ऊपर उम्र, और गाड़ी चला के अलीगढ़ से यहाँ तक फरीदाबाद आते थे। और वो डॉक्टर हैं पेशे से, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं, जबकि खुद डॉक्टर है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस तो इस चीज की है कि भाई मैं कितनी एक्टिविटी कर पा रहा हूँ, वही मेरा परफॉर्मेंस है। राइट, तो कभी भी हार्ट कितना परसेंट काम कर रहा है इस चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको जानना है कि हार्ट कितना परसेंट काम कर रहा है तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं जब पूरा दिन रहता हूँ तो मैं हेल्दी फील करता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ, या सुस्त फील करता हूँ, या थोड़ी थोड़ी कदम चलने के बाद थक जाता हूँ क्या? इस तरह के सवाल पूछिए। दैट विल गिव यू द रियल स्टेटस ऑफ योर हार्ट, नॉट द कैलकुलेशन बाय द डॉक्टर। क्या कोई ऐसी स्पेशल डाइट है जिससे हार्ट का फंक्शन हमेशा सही रहे? तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको सिर्फ एक ही काम तो करना है, आपके बॉडी में जो सफाई कर्मचारी है उनकी तादाद बढ़ा देनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड की तादाद बढ़ानी। नाइट्रिक ऑक्साइड की तादाद बढ़ाने की सिर्फ एक ही तरीका है, अपने खाने का जो भी, मान लो रोज 2 किलो खाना आप खाते हैं, 2 किलो, सुबह से नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिला के अगर तोलेंगे तो 2 किलो खाना आप खा जाते हैं। तो उसका 70% होता है 1400 ग्राम। तो 1400 ग्राम आपको कच्चा खाना है, कच्चे सब्जियां और फल, और उनमें भी आधा फल और आधी कच्ची सब्जी, यानी 700 ग्राम कच्ची सब्जी और 700 ग्राम फल। तो ये जो 1400 ग्राम है, ये पूरे दिन भर में किस तरह से आप खाएंगे? ज्यादातर मैं लोगों को बोलता हूँ फल 12 बजे से पहले खा लो, 700 ग्राम खा लो, 800 ग्राम खा लो। राइट, और लंच में आप 350-400 ग्राम कच्ची सब्जी, जिसे सलाद बोलते हैं, आप वो खा लो। डिनर में भी ऐसे ही कर लो। इस तरह से ये जो है ना, ये आपकी मेडिसिन हो गई। ये आपके हार्ट या फिर ये आपके सफाई कर्मचारी की तादाद को बढ़ा देंगे। कितने दिन में बढ़ाएंगे? एक दिन में। कैसे पता चलेगा? बड़ी सिंपल,
एक दिन के अंदर आप दूसरे दिन ब्लड शुगर चेक करेंगे तो ब्लड शुगर नीचे दिखाई देगा। 3 से 7 दिन में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो नीचे दिखाई देगा। 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो वो नीचे दिखाई देगा। 1 महीने बाद आपका वेट चेक करेंगे तो 5 to 10% कम दिखाई देगा। जो लोग मोटे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंजाइना गायब हो जाएगा। तो यानी कि बात बन गई है। हर दिन आप पहले दिन से इम्प्रूव होंगे, राइट। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये हार्ट के ही कंडीशंस हैं, राइट। तो ये पूरा मिला के एक बीमारी का नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। क्योंकि अब ये पता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सारे ओबेसिटी अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो इन सबको मिला के एक ही टर्म है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली वो जो बीमारी है, राइट, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 1 महीने के अंदर आपको ढेर सारा फर्क दिखेगा। आपको ही क्या, आपके साथ वाले भी आपको बोलेंगे कि आप तो 10 साल यंगर लग रहे हैं 1 महीने, तो अभी 1 महीने पहले आपको देखा था, तो 1 महीने में ऐसा क्या हो गया। 1 महीना आप करके देखिए। डॉक्टर आजाद हमें मिलेट्स खाने की सलाह देते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मिलेट्स में भी आप वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। पॉजिटिव मिलेट्स खाने की सलाह देते हैं। सारे मिलेट्स नहीं, मिलेट्स में भी कुछ मिलेट्स ऐसे कैटेगराइज किए जिनका इफेक्ट बॉडी में पॉजिटिव है। तो बेसिकली जो हम लोगों की आदत है, जहां तक मैं समझता हूँ, ट्रेडिशनली, जैसे मैं बंगाल से, तो वहाँ राइस खाने की आदत है। जहां मैं बैठा हूँ हरियाणा में, यहाँ पे रोटी खाने की आदत है। ये दोनों ही चीजें हैं, राइस एंड रोटी, और ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, घाव पैदा करते हैं खूब ज्यादा। और इन्फ्लेमेशन मतलब चिपचिपाहट, ब्लड वेसल में जब चिपचिपाहट ज्यादा होगी तो वो ब्लॉकेजेस होंगे। कैसे? जो कोलेस्ट्रॉल दौड़ रहे हैं, जो फैट दौड़ रहे हैं, वो या जो न्यूट्रिएंट दौड़ रहे हैं, कैल्शियम वगैरह, वो ब्लड वेसल में चिपक जाएंगे, उससे ब्लॉकेज हो जाती है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि गेहूं और राइस, इन चीजों को अगर हटा दें अपने जीवन से तो वो चिपचिपाहट हट जाएगी। अगर लेकिन आप इन चीजों को हटाएं तो इनकी जगह पे क्या खाएं, तो आ जाता है पॉजिटिव मिलेट्स। उसके बारे में डॉक्टर अमर सिंह आजाद ज्यादा बताएंगे। तो और उससे ये चिपचिपाहट नहीं होती है, और वो जो सफाई कर्मचारी है उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और आपका पेट भी भर जाता है, आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पॉजिटिव मिलेट्स। बिसाइड दिस, एनवायरमेंटल क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो या वो उसका ग्रो करते वक्त क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारे तो एडिशनल चीजें हैं जो आपको तो हेल्दी रखते ही हैं, आपके साथ साथ पृथ्वी को भी हेल्दी रखने में, या वाटर कंजर्वेशन में भी, या बाकी और चीजों में आपस में तालमेल में भी हेल्पफुल हैं। ये सारी जो साइंस है वो डॉक्टर अमर सिंह आजाद ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो आपको बताएंगे। तो हम भी उनके रिजल्ट जब अच्छा है तो हम मिलेट्स बताते हैं अपने सारे पेशेंट्स को, राइस और गेहूं से दूर भागो और उसकी जगह मिलेट्स अपनाओ। मिलेट्स के कई सारे रेसिपीज हैं, उसके पुलाव, उसकी उसकी उसके भी चपाती बन सकते हैं, उसके भी खिचड़ी बन सकती है, लगभग सभी चीजें बन सकती हैं जो भी आप बनाना चाहें। तो वंदना जी, जो अभी तक डॉक्टर साहब ने जो भी हार्ट डिजीज़ के बारे में बोला है, उसको फुल्ली सहमत होते हुए मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली अपने शब्दों में कह दूं, और फिर उसके बाद उसकी जो 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 चीज़ रह गई, एक दो चीज़ें वो भी ऐड कर दूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी आगे थोड़ा सा कर लें कि मेटाबॉलिज्म, क्यों आज एक ना ऐसा युग आ गया है जहाँ पे इंडिविजुअल डिजीज़ बेस्ड ट्रीटमेंट जो आउटडेटेड हो रही है। सो नाउ एरा ऑफ डिजीज़ कंट्रोल और एरा ऑफ डिजीज़ ट्रीटमेंट इज़ ओवर। अकेली बीमारी को अकेला इलाज करना वो एक अनसाइंटिफिक प्रूव हो चुका है, बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक प्रूव हो चुका है। क्योंकि बॉडी के अंदर पूरा जो सिस्टम है वो एक मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, जिसको हम कॉमन वर्ड जिसके लिए बोलते हैं मेटाबॉलिज्म मीन्स जो बॉडी काम कर रही है वो कैसे कर रही है, हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है। तो उसको अगर बीमारियों में बांटेंगे तो वो अब तक जो किया जा रहा है पिछले 50-60 सालों में, वो कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक प्रूव हो चुका है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टोटल डिजीज़ क्योर फेल हो रहा है। डायबिटीज़ में दवाइयों का ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, बीपी में फेल हो रहा है, हार्ट अटैक में फेल हो रहा है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में फेल हो रहा है।
तो कि जितनी भी लगभग क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज है, उसको डिजीज के तौर पे ट्रीट करना विद मेडिसिन और विद सर्जरी और विद सम इंडिविजुअल इंटरवेंशंस, वो कहीं कोई उसमें इफेक्टिव नहीं है। वो कोई भी उसमें कुछ मरीज के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। मरीज दवाई खाता है, वो थोड़े बहुत सिम्टम्स उसके रिलीव हो जाते हैं या नहीं भी होते, और साथ में दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और दवाइयों की डोज बढ़ती जाती है। एक दवाई से शुरू होता है और फिर दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी और फिर पाँचवीं, और अल्टीमेटली पेशेंट बीमार का बीमार रहता है। सेहत भी वापस नहीं मिलती और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी और आने लगते हैं, और दवाइयों की वजह से नई बीमारियां आने लगती हैं। तो ये पूरे का पूरा जो डिजीज़ को क्योर करने का फिनोमेना है, ये कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है। नाउ देयर इज एरा ऑफ होल बॉडी हीलिंग, कि पूरी की पूरी बॉडी को कैसे हील किया जाए, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी अंदर से एक है। और वंदना, अपना जो सिस्टम है सनातन संस्कृति का, वो तो उपनिषदों के श्लोकों में पड़ा सारा पूरी का पूरा, कि दे टॉक ऑफ हीलिंग द होल प्लैनेट, हीलिंग द होल नेचर। वो शुभ मांगते हैं कीटों की भी, छोटे छोटे जीवों की भी। तो ये जो उपनिषद के श्लोक हैं, वो उसके बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, कि कैसे अगर हील करना है, अगर किसी का भला करना है, तो होल का ही भला होगा, वो पार्ट्स का भला पॉसिबल नहीं है। तो ये हेल्थ के मामले में पूरी की पूरी मुझे लगता है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ जिस डाइट से बड़ी उनकी पॉपुलर डाइट है DAP डाइट, तो उस डाइट से मेरे ख्याल में हज़ारों लाखों लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। और उसी को पकड़ के हमने उसमें डॉक्टर खादर वली की जो रिसर्च है 25 साल की, मिलेट्स को में ऐड करके हमने एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा प्रोटोकॉल बना लिया। लेकिन बेसिकली जो दो मेजर स्कूल्स हैं, उन्हीं को कंबाइन करके हम लोग चल रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DAP डाइट और डॉक्टर खादर वली के मिलेट्स, और इसमें थोड़ा बहुत हमने जो यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स डाला है, या उसकी थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया के हिसाब से उसको ओरिएंट किया है। तो ये पूरे का पूरा करके हमने एक प्रोटोकॉल जो डेवलप किया है, वो बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स हैं उसके। और एक जो पूरे के पूरे सिर्फ जैसे नाइट्रस ऑक्साइड की बात है, उसको थोड़ा सा और ऐड कर दूं मैं, डाइट और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में जो गुड केमिकल्स का रोल है, कि हमारी बॉडी में गुड रिलैक्सिंग केमिकल्स उन्हें बेहद ज़रूरी हैं। वो गुड रिलैक्सिंग केमिकल्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं गुड फूड से, सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट से, उसके बाद और फिजिकल एक्सरसाइज से, उसके बाद और खुश रहने से, हैप्पीनेस। जो नाइट्रस ऑक्साइड की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हंसना, खुश रहना, रिलैक्स्ड रहना, स्ट्रेस फ्री रहना। तो उसके लिए हमने हैप्पीनेस प्रोटोकॉल के डेवलप करने की कोशिश की साथ में, कि कैसे खुश रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति दिन में आधा घंटा 2 घंटे खुल के हंस लेगा, उसका नाइट्रस ऑक्साइड वैसे ही बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं होलिस्टिक हेल्थ और होलिस्टिक हीलिंग की बात जो है, ये कहीं ना कहीं जिसकी शुरुआत डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने आज से 13-14 साल पहले शुरू की थी, आज मुझे लगता है उसमें और बहुत सुंदर बातें ऐड होती जा रही हैं। और डॉक्टर साहब भी बड़े ओपन माइंडेड हैं कि वो भी जो नई बातें कर रहे हैं, हम एज ए ग्रुप नाउ वी आर फंक्शनिंग एज हाईली कोऑर्डिनेटेड टीम। तो हम बहुत ही कोऑर्डिनेट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीखें और कोऑर्डिनेट करके पूरे के पूरे इंडिया को ही नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड को एक अल्टरनेटिव दें। और मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि आने वाले 1 या 2 दशकों में हम एक नया सिस्टम डेवलप करेंगे, जिसमें डॉक्टर साहब हमारे एक लीडिंग साइंटिस्ट और जर्नैल हैं हमारे, ये जो हमको पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। तो हम लोग आने वाले 1 या 2 दशकों में हिंदुस्तान में एक बदल देने जा रहे हैं, जिसको हम होल बॉडी हीलिंग कहेंगे या होलिस्टिक हेल्थ केयर कहेंगे। उसी हिसाब से हमने कुछ हॉस्पिटल्स भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या हेल्थ सेंटर डेवलप करने का, वेलनेस सेंटर, हम उसको वेलनेस सेंटर बोलते हैं। तो हम हॉस्पिटल की बजाय वेलनेस सेंटर लेके आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है वंदना एक बहुत नया फिनोमेना है, जो डॉक्टर साहब की लीडरशिप में और डॉक्टर खादर वली जैसे जिन्होंने 25 साल की रिसर्च के बाद
जो मिलेट्स का एक कॉन्सेप्ट दिया बहुत ही वंडरफुल, जो डॉक्टर साहब की प्लेट 2 जिसको बोलते हैं डॉक्टर साहब, और उसको प्लेट 2 में ये पहले कहते थे कि आप कुछ भी खा लो, लेकिन अभी हम बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद डॉक्टर साहब ने भी शुरू कर दिया कि वो कुछ भी खा लो वाली बात की बजाय उसमें भी उस प्लेट 2 को भी हम हेल्दी करेंगे। प्लेट 1 तो हेल्दी है ही है, प्लेट 2 को भी हम और हेल्दी कर देंगे ताकि रिजल्ट्स और अच्छे हैं। डॉक्टर विश्वरूप, आप दिनचर्या किस हिसाब से देखते हैं कि एक सामान्य इंसान की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उसे क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, या उसका डाइट प्लान किस हिसाब से होना चाहिए? हम तो सिंपली ये बोलते हैं कि डाइट प्लान तो सिंपल रखना चाहिए। सिंपल मतलब 3 स्टेप हो सकता है। पहला स्टेप तो ये है कि 12 बजे तक तो फल खा ले पेट भर के, 3-4 तरह के फल जो मिल जाए, एक बार में खाए, 2 बार में खाए, 4 बार में खाए, सिर्फ फल, सिर्फ मतलब सिर्फ फल लिटरली। और लंच से पहले या लंच से जस्ट पहले सलाद खा ले करीब 300-400 ग्राम, और उसके बाद लंच करे। और लंच में भी जो चूज करे, गेहूं की जगह, चावल की जगह मिलेट्स को चूज करे और वही खाए। और डिनर में भी यही करे कि पहले सलाद खा ले और उसके बाद मिलेट्स का कोई ना कोई भोजन खा ले। तो ये डिनर को, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे डाइट के अलावा ये ध्यान रखना कि 7 बजे तक सारा कुछ खत्म कर दे। यही वाला खाना अगर 10 बजे खाएंगे तो वो आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा, वो आपका फैट कंटेंट बढ़ाएगा, वो आपको स्लीपीनेस देगा, वो बड़ी सारी दिक्कत करेगा। तो क्या खा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, और कब खा रहे हैं ये और भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात, क्या नहीं खाना है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ही चीज छोड़ने में बोलता हूँ। एक, जो जानवरों से निकलती है। अब आप सोच लीजिए, जानवरों से जो भी चीज निकलती है, वो दूध निकल सकता है, अंडा निकल सकता है, मछली निकल सकती है, जो एनिमल ओरिएंटेड है उनको छोड़ दो। दूसरा, वो चीज जो फैक्ट्री से निकलती है। अब फैक्ट्री से क्या निकलती हैं? बिस्किट निकलते हैं, ब्रेड निकलते हैं, नमकीन निकलते हैं, नूडल्स निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक निकलते हैं। ये पेड़ पे तो नहीं उगते। तो जब भी आपके हाथ में कोई चीज, एक ही नियम याद रखिए बेसिकली, जब भी कोई चीज आपके हाथ में आएगा, खाने से पहले पूछिए ये जो आया है ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया या इंसान ने बनाया? अगर इंसान की फैक्ट्री में ये बना है तो मत खाइए। अगर भगवान की फैक्ट्री में यानी कि खेत में बना है तो खेत से सीधे आप तक आ रहा है, उसे खा लीजिए। तो बस इतना सिंपल आप लाइफस्टाइल रखेंगे, साथ में बैलेंस, मतलब एक खुशी का माहौल कैसे क्रिएट करना है वो काफी सारा आपके हाथ में है। जैसे आप अपने दोस्तों से तालमेल रखें, पुराने बचपन के दोस्तों से, राइट। हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा काम करें जो आपकी हॉबी रही है, तो आपके खुशी का ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजों को लाइफ में जोड़ेंगे तो उससे खुशी मिलेगी। और खुशी मिलना प्लस इस तरह के एक पैटर्न को फॉलो करना, ये सारा जब लाइफ का स्टाइल बन जाएगा तो आपको जीवन जीना थोड़ा आसान लगेगा, एंड द थिंग्स विल बी इजियर, मोर एनरिचिंग। एंड ये एक जो सफर है, ये सफर अब इंग्लिश वाला सफर ना होकर हिंदी वाला सफर ही रहेगा कि एक जर्नी, एक ऐसी जर्नी, जीवन का नाम है जिसका जर्नी का, जिसमें हर दिन हम सुबह जब उठें एक्साइटमेंट के साथ उठें, जोश के साथ उठें, तो ये सारा कुछ हो पाएगा। मैं मतलब डॉक्टर साहब की वो जो एनिमल फूड वाली बात, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों हम लोग कहते हैं एनिमल फूड नहीं खाना। उसका एक बहुत सॉलिड रीज़न है। पहली बात तो जो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट का एक बहुत ही फंडा गलत फोकस हुआ है पिछले 100 साल से भी ऊपर से, कि हाई प्रोटीन डाइट खानी हमको। ये टोटली रॉन्ग है, ये दिस हैज़ बीन प्रूव टू बी रॉन्ग। ये गलत सिद्ध हो चुका है, हमको हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी चाहिए। हाई प्रोटीन्स आर सच ए फूड जिनको बाहर निकालना, जिनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। और प्रोटीन सिर्फ उतने ही खाने होते हैं जो बैलेंस्ड हो, जितना हमकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, और ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से आते हैं? वो एनिमल फूड से आते हैं। एनिमल फूड से जितने भी प्रोटीन्स आते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो एक बात, और दूसरी बात डाइजेस्ट करने मुश्किल होते हैं, और तीसरी बार वो एसिडिक होते हैं। तो ये पूरे का पूरा फंडा जो है हाई प्रोटीन डाइट वाला, ये रॉन्ग प्रूव हो चुका है। हमको हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी है। पूरी की पूरी लाइफ, पूरे का पूरा भोजन में एक पत्ते भी हैं वो भी प्रोटीन से बने। कुछ लाइफ तो बनती प्रोटीन से है, हर फूड प्रोटीन से बनता है। जो पर्टिकुलरली हाई प्रोटीन फूड्स हैं, उसमें जो पर्टिकुलरली एनिमल्स हैं, वो हमको
नहीं खाने, क्योंकि हमारी बॉडी को वो चाहिए नहीं। और पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल एनिमल फूड्स हैं, इंडस्ट्रियल एनिमल फूड्स, ये नेचुरल एनिमल फूड्स नहीं। हमको याद रखना पड़ेगा कि ये नेचुरल, जैसे दूध है मान लीजिए, इट्स नॉट ए नेचुरल दूध तो है नहीं। ये नेचुरल दूध क्या था, गाय भैंस बाहर जंगल में जाती थी, फॉरेस्ट में, और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ खाती थी, और जड़ी बूटियाँ खा करके फिर उसका एक्सट्रैक्ट उन जड़ी बूटियों का दूध में आता था। तो वो गाय थी, गाय अब भैंस है और अंग्रेजी गाय है। पहली बात तो वो वैसे ही अननेचुरल एनिमल हैं दोनों। दूसरी बात, जो वो खा रही है वो ग्रेन बेस्ड, हाईली केमिकल बेस्ड ग्रोन, पहले ग्रो किया उसको, फिर केमिकल बेस्ड स्टोर किया, फिर केमिकल ऐड करके उसको एक डाइट की, फीड की शक्ल दी, तो वो एक कुछ और ही बन गया। तो आज का दूध जो है वो इंडस्ट्रियल दूध है, वो नेचुरल दूध नहीं है। इसी तरह इंडस्ट्रियल मीट है वो, इस तरह इंडस्ट्रियल पोल्ट्री है, इसी तरह इवन इंडस्ट्रियल हनी है वो। तो कहीं ना कहीं एनिमल फूड्स हैं वो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जो हाईली केमिकल बेस्ड हैं, तो वो नेचुरल नहीं है एक तो। दूसरी बात, एनिमल प्रोटीन्स की हमको ज़रूरत नहीं है, और बॉडी डज नॉट नीड एनिमल प्रोटीन्स। तो ये, और तीसरी बात, जो ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी आजकल बहुत ही हाई है। हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून प्रोसेसेस इतने ज़्यादा हैं हमारी बॉडी में। एक तो लेबल्ड ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, उसको छोड़ दीजिए, ओवरऑल हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी बहुत चलती रहती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डैमेज किया जा रहा है। तो वो ऑटो इम्यूनिटी एनिमल प्रोटीन से आती है, उसकी डिटेल में नहीं जाते, को बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो वो ऑटो इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने में एनिमल फूड्स आर मोस्ट नोटोरियस। सबसे गंदे वो एनिमल फूड्स होते हैं जो ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि कोई एनिमल फूड मत खाइए, ना अंडा, ना मीट, ना मछली, ना दूध। और इवन हम हनी को भी कहते हैं, हनी भी बहुत केमिकल बेस्ड है। इवन हनी भी हो सके तो अवॉइड कीजिए, हनी की भी ज़रूरत नहीं है हमको। तो इसलिए ये जो एनिमल फूड्स वाला फंडा पुराना हाई प्रोटीन डाइट वाला, इसको भूल जाइए, ये आउटडेटेड है। ये आपकी आज की जो रिसर्च है इसने प्रूव कर दिया कि हमें किसी भी एनिमल फूड की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, साथ ही डॉक्टर आज़ाद ने भी हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।